चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे हिंदी भाषा का विकास क्रम, तो क्या हो जाएगा? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और क्या? हिंदी। तो जो हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो आपसे प्रश्न ये रहा कि जो संस्कृत है वो किससे लिया गया है? जो संस्कृत है वो किससे लिया गया है? देववाणी से लिया गया। किससे लिया गया है? देववाणी से लिया गया है। और पाली किससे लिया गया है? बौद्ध धर्म की भाषा है ये, और भगवान जो बुद्ध थे वो पाली भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक है। और जो प्राकृत है वो जैन धर्म की भाषा है। ये महावीर जो स्वामी थे ये प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या रोमन? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथी। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा? देवनागरी लिपि होगा, ठीक है साथी, देवनागरी लिपि हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर हम सब 4 की तरफ आ चुके हैं। 4 में क्या कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की बोली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? आपको यहाँ पे इस बात को ध्यान देना है कि प्रश्न कह क्या रहा है कि नहीं है, ठीक है। क्या? ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, अवधी। जो पश्चिमी हिंदी में बोली जाएगा, हम बात करें यहाँ पे कि पश्चिमी हिंदी में बोली जाने वाली भाषा कितनी भाषा बोली जाती है, ठीक है। ये प्रश्न आपसे रहा, आप इसका आंसर बताओगे, तब तक इसका आंसर आप बताते रहिए कि पश्चिमी हिंदी की बोली जो निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। क्या नहीं है? अवधी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न नंबर हम सब 5 की तरफ आ चुके हैं। कह रहा है कि मैथिली बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी? हाँ, तो क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे बिहारी हिंदी। क्या हो जाएगा? बिहारी आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर हम सब 6 की तरफ आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है साथी? ओके। चलिए, अच्छा, सब कुछ क्लियर, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर, आपको क्लियर दिख रहा है साथी? बताइएगा जरा। ओके, चलिए, क्लियर दिख रहा है, मुझे भी यहाँ से दिख रहा है, एकदम क्लियर है, आवाज़ भी एकदम क्लियर है। चलिए, कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ये कह रहा है कि किस लिपि में हुआ है? खरोष्टी, कुटिल, ब्राह्मी, अरामाइक। तो किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी कहीं दिख रही है? यस मैम, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो लेट क्यों कर रहे हो? ऑप्शन सी को सही करो ना और आगे चलो। चलो, ये रहा प्रश्न। कितना बेहतरीन प्रश्न आया है ना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना प्रश्न। कह रहा है कि हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर, 10 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त। देखिए, हिंदी दिवस जो प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? या फिर आपसे प्रश्न ये कह सकता है कि अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपसे 2 तरीके से ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय कब मनाया जाता है कि, तो आप यहाँ पे क्या बताओगे कि क्या 14 सितंबर? जी हाँ, क्या हो जाएगा साथी? आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, 14 सितंबर। अगर यहाँ पे बात करें कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जो विश्व हिंदी दिवस होगा ना वो 10 जनवरी हो जाएगा। क्या? 10 जनवरी हो जाएगा।
चलिए देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? राजभाषा घोषित किया गया है अनुच्छेद 343 ए, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 350। देखिए अगर हम आपको यहाँ पे बताएं कि जो 343 ए में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो संघ यानी भारत की जो राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि क्या होगी? कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। कैसी लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 ए क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, चलिए कह रहा है कि अवधी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? कौन सा क्षेत्र है मुख्य? रोहित खंड, अवध यानी अयोध्या, इसे बोली जाती है कि अवध में अयोध्या, लखनऊ, ब्रजमंडल, मालवा। तो अवधी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? क्या हो जाएगा? अवध। क्या हो जाएगा साथी? अवध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें अवधी भाषा कौन सी भाषा बोली जाती है और क्या क्या, जैसे फैजाबाद, ये सब भी भाषा वहाँ पे बोली जाती है। ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? ये कितना बेहतरीन प्रश्न है। क्या कह रहा है कि खड़ी बोली का दूसरा प्रचलित नाम क्या है? कौरवी, बांगरू, भगेली, डिंगल। मैंने ये डिंगल नाम शायद पहली बार सुन रहा है। क्या सुना होगा, ध्यान नहीं होगा, लेकिन हाँ, आप कितने लोग सुन रहे हो पहली बार नाम, ये आपको बताना है। क्या आप डिंगल पहले नाम सुना था? कितने लोगों ने सुना था? तो प्रश्न आपसे ये रहा कि खड़ी बोली का दूसरा नाम ना, तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कौरवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर हम सब 11 की तरफ आ चुके हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। निम्नलिखित में से अग्नि का तद्भव रूप कौन सा? देखिए कह रहा है कि अग्नि का तद्भव रूप पूछ रहा है। तो अनल, पावक, आग, दहन, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना क्या है कि तद्भव बताना, अग्नि का तद्भव बताना। तो अग्नि है कैसा शब्द? ये सवाल आपसे ये उठता है कि अग्नि कैसा शब्द है। क्या आप जानते हैं कि अग्नि एक तद्भव है या तत्सम है? अगर नहीं जानते हैं तो आप अभी, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्लास को देखते रहिए और नोट करते रहिए। हो गया वाइट? चलिए मैम पेन का कलर वाइट कर दीजिए। चलिए हो गया ना राजू? हो गया। चलो तो राजू इसका आंसर बताना कि अग्नि का तद्भव रूप कौन सा है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि अग्नि एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? अग्नि एक तत्सम शब्द है। जो आग है ये एक तद्भव शब्द है। जो तद्भव है ये हिंदी भाषा से लिया गया है और जो तत्सम है वो संस्कृत भाषा से लिया गया। ठीक है। तो जो अग्नि है वो एक संस्कृत भाषा है। ठीक है। जो आग है वो एक हिंदी भाषा है। थैंक्स। ओके ओके, चलिए पगला थैंक्स नहीं, थैंक यू मैं। चलिए चलिए यहाँ पे कह रहा है कि अग्नि का तद्भव ना, तो अग्नि जो है ये एक तत्सम शब्द है। अग्नि जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है। ये एक तत्सम शब्द, इसका जो तद्भव हो जाएगा क्या हो जाएगा? आग। आग जो है ये एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा साथी। थैंक यू मैम। ओके ओके, चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि अच्छी का तद्भव रूप क्या होगा। अच्छी का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कान, आँख, नाक, हाथ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अच्छी का, तो अच्छी एक तत्सम शब्द है। क्या? अच्छी जो है ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आँख। कहीं आँख दिख रहा है? जी हाँ, आँख ऑप्शन नंबर जो बी में है, ये एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है ये एक तद्भव शब्द है। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। देखिए कितना अच्छे से बातें कह रहा है ना, हम लोग से कितना अच्छे से कह रहा है कि पहचान कीजिए। ये तो नहीं कह रहा है कि पहचान करो, ये कह रहा है कि पहचान कीजिए। ये भी हम सबको सम्मान दे रहा है, तो हमें सम्मान भी वापस करना होगा। ठीक है, तो सम्मान आप कैसे वापस करोगे, इसका आंसर बता के। चलिए, तो जो खेत, सच्चा, कर्पूर, तौलिए, कैसा शब्द है ये सब? तो जो कर्पूर है ना, ये एक तत्सम शब्द है। कर्पूर जो है ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक तत्सम शब्द है। तो इसका अगर हम तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कपूर। क्या हो जाएगा? कपूर। जो कपूर होगा ना, ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा। कैसा? ये एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे तत्सम कह रहा था, तत्सम पहचानने के लिए तो जो कर्पूर है ना, ऑप्शन नंबर जो सी में है, यही तो आपका है तत्सम शब्द। बाकी जो खेत, सच्चा, तौलिया, ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए, कह रहा कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है। जो खिड़की, ये किस प्रकार का शब्द है? क्या ये तत्सम है, तद्भव, या देशज, विदेशज शब्द है? अच्छा, तो आपको ये बताना है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है। क्या ये तद्भव है, तत्सम, देशज, विदेशज? तो दूसरा प्रश्न आपसे ये उठता है कि जो खिड़की है ये कैसा है, मतलब यानी खिड़की जो है कैसा लिंग है? क्या ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है? क्या है? अच्छा, चलिए आइए देखते हैं। तो जो क्या कह रहा है कि खिड़की ना, खिड़की कैसा शब्द है? देशज है। कैसा शब्द है? ये एक देशज शब्द है। और क्या है देशज शब्द? जो पगड़ी होती है, पगड़ी भी देशज शब्द है। जो बांधते हैं ना किसान लोग, वो भी क्या है? जो पगड़ी होती है उसे पगड़ी बोलते हैं, वो भी एक देशज शब्द है। ठीक है, और क्या? जो डिबिया, डिबिया भी एक क्या है? देशज शब्द है। और बात करते हैं जूता का, जूता भी एक देशज शब्द है। ठीक है, जूता भी एक देशज शब्द है। तो बात करेंगे जो खिड़की है, खिड़की एक कैसा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। खिड़की कैसा है? ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, खिड़की स्त्रीलिंग है। चलिए, कह रहा है कि लोटा शब्द निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? लोटा शब्द निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? ठीक है, ओके मैम, आज हम सब 100 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज तो 100 क्वेश्चन हो ही जाएगा। आपके लिए लाया गया है, तो आप ही लोगों के लिए, तो आपके सामने भी आएगा। आज का आंसर आपको ही बताना होगा। ठीक है मैम, क्लास में मज़ा आ रहा है। ओके, किससे मज़ा आ रहा है? हाँ, किससे मज़ा आ रहा है? चलिए, कह रहा कि लोटा शब्द निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है? क्या ये देशज शब्द है, ये तत्सम है, संकर है, विदेशी है? लोटा, लोटा जो है ना साथी, वो एक देशज शब्द है। लोटा भी एक देशज शब्द है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है देशज। ठीक है, खिचड़ी, जो खिचड़ी है ना, ये भी कैसा शब्द है? ये भी देशज शब्द है। खिचड़ी भी एक देशज शब्द है।
और हम बात करेंगे कटोरा का। कटोरा भी एक देशज शब्द है, ठीक है साथी, कटोरा भी देशज शब्द है। चलिए, कह रहा कि वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो आपको बताना है साथी, बताइए इसका क्या हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है? तो हम किसका मतलब यानी हम किस पे जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, किस पे टिक करें जरा बताइएगा साथी, बताओ जरा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरबी। क्या हो जाएगा? ये वकील जो है ये एक अरबी भाषा का शब्द है। और जैसे कि यहाँ पे हम बात करें कि कलम, जो कलम से लिखते हैं वो कैसा शब्द है? वो भी एक अरबी भाषा का ही शब्द है। और क्या? कागज। कागज जो है ये भी एक अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अदालत, अदालत क्या है? ये भी एक अरबी भाषा का शब्द है। अखबार, अखबार भी एक क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। मजदूर, मजदूर भी एक अरबी भाषा का शब्द है। और क्या? दूर, दूर भी एक अरबी भाषा का शब्द है। चलिए, हाँ अरबी। कह रहा है कि रिक्शा शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? ये कह रहा है कि हिंदी में आया है। जापानी, चीनी, डच, रूसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिक्शा कैसा, रिक्शा किस भाषा में से हिंदी में आया है? तो कैसा आया? जापानी। क्या? जापानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा साथी। चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या? तद्भव शब्द का चयन कीजिए। मस्तक, अश्रु, कान, दंत। तो यहाँ पे अच्छा तद्भव कह रहा है ना, हाँ। तो जो तद्भव है वो क्या? कान ही तो है, ऑप्शन सी। जो तद्भव है वो क्या है? कान है। अगर इसके हम तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कड़। इसका तत्सम कड़ हो जाएगा। चलिए, रेलगाड़ी शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तत्सम, तद्भव, संकर, देशज। जो रेलगाड़ी है वो कैसा है? संकर है, संकर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर साथी यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा कि अलमारी शब्द मूलतः किस भाषा का है? अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी, अरबी। कैसा शब्द है अलमारी? ये पुर्तगाली है। कैसा है? पुर्तगाली। कहीं दिख रहा है पुर्तगाली? यस मैम। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मैं भी बोली हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है अलमारी। और क्या? जैसे बाल्टी, बाल्टी आप जानते होंगे, पानी भरते हैं बाल्टी में, नहाने के लिए, पानी पीने के लिए बाल्टी तो आप जानते होंगे। ये इतना ही कि आप मंगल ग्रह से आए हो, पहली बार बाल्टी का नाम सुन रहे हो, अभी तक बाल्टी देखे भी नहीं हो। बाल्टी होता कैसा है, किस कलर का बाल्टी होता है? मंगल ग्रह वाले तो हो नहीं ना, सब इधरी वाले हो। हाँ, बाल्टी जानते होंगे। तो बाल्टी एक पुर्तगाली भाषा है, ठीक है। और क्या? कमरा, कमरा भी पुर्तगाली है। और हम बात करें तौलिया, तौलिया आप जानते ही हैं। चलिए, चलिए तौलिया हो गया। और क्या? मेज, मेज आप जानते हैं, मेज भी पुर्तगाली है। और परात, ये सब आप नाम तो पहली बार तो सुन नहीं रहे हो, आप नाम सुने होंगे, जानते होंगे। तंबाकू। और क्या? गोभी। काजू, कमीज, फीता। आप फीता जानते होंगे ना, जब स्कूल जाते थे 2 चोटी करके फीता से पहले क्या? पहले हम सब फीता से बाल करते थे, बाल बना के जाते थे स्कूल में। अब रबड़ हो गया, अब तो बाल ओपन करके जाते हैं। फैशन चलने लगा, ठीक है।
कमल शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि नहीं है। सरोज, पंकज, जलद, नीरद। कह रहा है कि कमल का ना, ओके, तो कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो कमल का क्या क्या हो सकता है ये आपको बताना है। नहीं है ना, ठीक है। जो कमल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा सुनिएगा, पंकज, सरोज, नीरज, जलद, राजीव, ये किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। तो जलद जो आया ना, जलद नहीं है। अब बात ये उठता है कि जलद है किसका, ये भी तो जानना जरूरी है कि जलद है किसका पर्यायवाची ना। तो जलद किसका है? ये बादल का है। किसका है? ये बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, बादल का पर्यायवाची क्या है? जलद हो गया, वारिधर हो गया, वारिधर हो गया, मेघ हो गया, वारिद हो गया, और क्या हम बात करें? पायोद, और हम बात करें नीरद। ये सब किसके हैं? बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। कह रहा है कि सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? दिनकर, निशाकर, सुधाकर, राकापति। तो सूर्य का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सूर्य का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिनकर। जी हाँ, क्या हो जाएगा? दिनकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को हम लेंगे। और क्या हो जाएगा सूर्य का? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, और क्या हो जाएगा? भास्कर, भास्कर, रवि। ये किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके ओके। कह रहा है कि अग्रज शब्द का सही विलोम क्या होगा? अग्रज का सही विलोम क्या होगा? अनुज, लघु, छोटा, अधम। हाँ, अग्रज, अग्रज का विलोम क्या हो जाएगा? अनुज। क्या हो जाएगा साथी? अनुज हो जाएगा। छोटा का बड़ा हो जाएगा। इष्ट शब्द का विलोम बताइए। इष्ट शब्द का विलोम बताइए। ओके, अनिष्ट, विरोधी, शत्रु, त्याज्य। तो यहाँ पे इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट। इष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? अनिष्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम शत्रु की बात करें तो शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? सखा। क्या हो जाएगा? सखा। और क्या? मित्र। जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द क्या है? देखिए, जो लोग अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं साथी ना, वो लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दें और अपने दोस्तों को बुलाओ ना कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है। वो सब भी कहीं ना कहीं भी तक भटक रहे होंगे, तो उन्हें भटकने मत दो। आपके एग्ज़ाम आपके करीब में है, आपके वो पीछे पड़ा है, क्या आप उसके पीछे नहीं पढ़ोगे? अगर एग्ज़ाम आपका पीछे पड़ा है तो आप भी उसके पीछे पढ़ो ना, आप भी क्लास देखो। एग्ज़ाम में इस बार बैठे तो धुआं धुआं कर दो, सारे प्रश्न को धुआं धुआं कर दो। चलो, आज मैंने 100 प्रश्न लेके आया, 100 के 100 प्रश्न को आपको धुआं धुआं करना है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि जंगम शब्द का विलोम। जंगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थावर, अमर, चंचल, स्थिर। तो क्या हो जाएगा साथी? जंगम का विलोम अस्थावर हो जाएगा। अस्थावर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। चलिए, ये पानी
अच्छा, चलिए प्रश्न नंबर 26 आया है हमारे सामने। देखिए अभी हम इसको कैसे मिनटों में सेकेंडों में इसको धुआं धुआं कर देंगे। अंबर अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ क्या है? आकाश है। तो दूसरा अर्थ क्या होगा? कपड़ा, समुद्र, पृथ्वी, वायु ना। तो देखिए अभी हम इसको ना धुआं धुआं कर दे तो बताना। कपड़ा 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 कहीं दिख रहा है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ये देखिए मैंने धुआं धुआं कर दिया। अब मैंने आगे चलती हूँ, ठीक है। कह रहा है कि अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? सही अर्थ भेद क्या है? सखी भौरा, भौरा सखी, जल कमल, कवि कविता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अली और अली का अर्थ तो क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन बी में कहीं दिख रहा है? हाँ, ऑप्शन बी में तो है भौरा और सखी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कुल और कुल शब्द युग्म क्रमशः अर्थ क्या है? वंश, किनारा, किनारा वंश, सब जल, छोटा बड़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, वंश किनारा होगा। चलिए अब देखते हैं, कह रहे कि अपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? अपेक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? उपेक्षा, सापेक्षा, निराशा, अनुपेक्षा। तो अपेक्षा का विलोम हो जाएगा उपेक्षा होगा। हाँ, ये तो खुद ही समझ में आ रहा है, देख के ही समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज होना नहीं है, हमें देखकर ही बताना है कि अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को ही सही करेंगे। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। चलो कह रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर होना, दुर्लभ या दिखाई न दिखाई देना, सुगंधित होना, फूल की तरह खिलना। गूलर का फूल होना, कहते हैं ना कि तू तो गूलर के फूल हो गया है का, यानी तू दिखाई नहीं देता, दुर्लभ हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न रहा कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु, सर्वजीत, शत्रुघ्न, अजेय। ओके चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हो जाएगा साथी। कहीं अजात शत्रु दिख रहा है? मैम मुझे तो दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो मैंने कहा मुझे ऑप्शन डी में दिख रहा है। मैं भी तो बोल रही हूँ कि मुझे ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो मैंने ऑप्शन ए को ही सही किया ना। चलिए, जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, मर्मज्ञ, विज्ञ। तो यहाँ पे हो जाएगा जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिसके आने की तिथि ना हो क्या कहलाता है? अतिथि, अभ्यगत, आगंतुक, पहुना। जिसके आने की तिथि ना हो। जिसके आने की तिथि ना हो क्या हो जाएगा? अतिथि। अतिथि कहाँ है? ऑप्शन ए में है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आस्तीन का सांप,
आस्तीन का सांप मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र, विषैला जीव, सच्चा साथी, दुश्मन। तो आस्तीन का सांप, जी हाँ, क्या हो जाएगा साथी? इसका अर्थ है कपटी मित्र। क्या हो जाएगा? कपटी मित्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 35। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? समय पर मना करना, मदद करना, चिढ़ाना, अंगूठा चूमना। कहते हैं ना कि समय पर मना करना, अंगूठा दिखाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, हाँ, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? रफू चक्कर होना, भाग जाना, गिनती करना, इकट्ठा होना, हार मान लेना। देखिए यहाँ पे तो आप जानते ही हैं कि 9 2 11 का क्या हो जाएगा? भाग जाना हो जाएगा। तो आप एक ऑप्शन और सुन लीजिए। अगर आपको जैसे ऑप्शन भाग जाना ना दिखे, आपको अगर दिखे रफू चक्कर होना, तो ये भी आपका सही ही होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 दिया है। आपको एक ना दिखे तो एक तो दिखेगा, आप उसको सही करिएगा। अगर दोनों दिखेगा तो जो आपको मन करे वो करिएगा। एक ऑप्शन में तो 2 दिखेगा नहीं, एक ही दिखेगा, तो आप जानते रहिए कि यही दोनों होगा। ठीक है, आप वहाँ पे सही करिएगा, आप जैसे देखिएगा वहाँ पे करिएगा। तो यहाँ पे जो 9 2 11 होना क्या हो जाएगा? रफू चक्कर होना, यानी भाग जाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आजकल तो आप जानते ही हैं आज का ज़माना कितना ख़राब चल रहा है ना। आज तो सभी तो भाग ही रहे हैं, सब तो भाग ही रहे हैं। इसलिए आपको पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा नहीं रहेगा तो वही आपको प्राइवेट नौकरी करना होगा। 10,000 महीना, 10,000 महीना आपको नौकरी करना। 10,000 में आप क्या करोगे? अगर आप बीवी का खर्चा नहीं उठा पाओगे तो वो भी कहेगी मुझे क्या सोना चांदी आप जानते हैं कितना महंगा है। वो भी बोल दी कि मुझे रिंग बनवाओ, मुझे कान का दो, मुझे साड़ी चाहिए। अगर नहीं दोगे तो वो भी नीला ड्रम है, सीमेंट है, हाँ, ले जाएंगी हनीमून घुमाने के लिए, वहाँ पे पहाड़ से नीचे गिरा देंगी। तो ऐसी अच्छा है कि सरकारी नौकरी ही ठीक है। सरकारी नौकरी हो जाएगी तो पैसा आए, खूब अच्छा पैसा। तो खुद लो, जाओ शॉपिंग करो, खुद जो लेने जाओ ले लो। कम से कम ये सब तो बचे रहोगे ना, नहीं तो नीला ड्रम तो है ये है। तो इससे पहले आपको पढ़ना होगा, तभी तो आपकी नौकरी होगी। आपको एग्ज़ाम क्रैश करना होगा। चलिए, कह रहा कि अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या? मूर्खों में अल्पज्ञ का आदर होना, अंधे व्यक्ति का राजा बनना, सबका सम्मान होना, समान अधिकार होना। अंधों में काना राजा क्या हो जाएगा? मूर्खों में अल्पज्ञ का आदर होना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर साथी ए हो जाएगा। सच में सच में। तब हाथ नौकरी करा, तब जाके बीवी को खोचा से खरीदारी करा, नहीं तो फिर तो लोग के नीला ड्रम ले जाके कहीं चला हनीमून ले जाके पहाड़ से नीचे गिराई दे जा। अच्छा, जितना पैसा रहा है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपनी अज्ञेयता छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना, नित्य सीखना, आंगन को समतल करना, बहाना बनाना। नाचना आंगन टेढ़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों में दोष निकालना। ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है ये साथी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन क्या कह रहा है कि एक बार धोखा खाने पर अत्यधिक सावधान रहना, सचेत रहना, छाछ ठंडी करके पीना, डरपोक होना। एक बार धोखा खाने पर अत्यधिक सावधान रहना। फर्स्ट वाली ने धोखा दे दी तो उसकी बुद्धि खुल गई। ये सब में चक्कर मत पड़ना। आप पढ़ाई करने गए हो बाहर, तो वहाँ अच्छे मन तन धन लगा के पढ़ाई करो। ये कहा कि पहला ने धोखा दे दिया फिर दूसरे के चक्कर में पड़ो, तो कदापि नहीं। ठीक है, पहली बात ये रहा कि जो पहली बार धोखा खा लेता है वो दूसरे चक्कर पड़ता ही नहीं है। ठीक है, वो सावधान हो जाता है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।
चलिए, कह रहा है कि जो स्त्री कविता रचती हो उसे क्या कहते हैं? जो स्त्री कविता रचती हो उसे क्या कहेंगे? कवित्री। कवि, देखिए कवित्री तो लिखा गया है, बट किस ऑप्शन में कवित्री सही लिखा गया, आपसे ये भी एग्जाम में पूछता है कि कवित्री, उज्ज्वल, से कई भी शब्द हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ये भी तो ध्यान देना कि कवित्री कौन सा सही, किस किधर मात्रा, किस में, वा में या में या त्री में रहती है। पाई मात्रा का ध्यान देना है। पाई मात्रा, बिंदु पाई यहाँ से पॉइंट नंबर करता है आपका, इसी में से रह जाते हो पॉइंट से। तो आप इस चीज़ को बार बार अच्छे से ध्यान दीजिए कि बिंदी कहाँ लगी है, लाइन कहाँ रहना चाहिए, मात्रा किस में रहना चाहिए। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्त्री कविता रचती हो उसे हम कहेंगे कवित्री। ऑप्शन नंबर ए में है कवित्री। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जो कवित्री, ये ऑप्शन ए में कवित्री भी सही लिखा गया है, बाकी जो आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ये कवित्री गलत है, ठीक है। कह रहा है कि हिमालय शब्द में कौन सी संधि है? वहाँ पे कितना बेहतरीन प्रश्न है कि हिमालय शब्द में कौन सी संधि है। तो कैसे संधि? दीर्घ स्वर संधि है या गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, यश स्वर संधि है, ठीक है। तो पहला दूसरा प्रश्न आपसे मेरा ये रहा कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पहले हम यही बात करेंगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कि हिम धन आलय। क्या हो जाएगा साथी? हिम धन आलय। हिम धन आलय हो जाएगा। तो ये कैसा संधि? ये एक दीर्घ स्वर संधि है। कैसा? दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा साथी। विद्याधन अर्थी का सही संधि पद क्या होगा? विद्यार्थी, विद्यार्थी, देखिए विद्यार्थी तो आपका हमें सही, सारे ऑप्शन में सही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में सही नहीं है, ठीक है। विद्यार्थी आपका सब में सही लिखा, आप किसी भी ऑप्शन को ले लो, एक वो मिस्टेक हो गई, उससे कुछ और करना चाहिए था विद्यार्थी। चलिए तो ऑप्शन हम ए को ले लेते हैं, विद्यार्थी। तो आपसे प्रश्न ये उठता है आपकी विद्यार्थी का संधि विच्छेद तो विद्याधन अर्थी होगा। तो सवाल आपसे ये रहा कि ये कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो कैसा संधि है ये दीर्घ स्वर संधि। कैसा? दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। ईंधन वाले, हाँ हाँ राजू। सूर्य धन उदय की सही संधि क्या होगी? सूर्य धन उदय की सही संधि क्या होगी? सूर्योदय, 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 सूरज उदय। सूर्योदय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर साथी ए होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। तो आपसे अगर हम पूछें कि सूर्योदय ये कौन सी संधि है, सूर्योदय कौन सी संधि है, तो आप क्या बताओगे कि मैम ये तो गुण स्वर संधि है। मैम ये तो गुण स्वर संधि है। मैंने कहा हाँ बच्चा ये गुण स्वर संधि है। तो चलिए आगे चलते, लेट क्यों करें अब। इतना समय तो हम लोग के पास है नहीं कि एक समय उसी में देते रहें। प्रश्न जल्दी से हो जाए हल, उसे आगे आगे बढ़ते चलो। एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, ठीक है। आप तैयारी इतना मजबूत कर लीजिए, आप वहाँ पे बैठो। आप कितना घंटे का समय रहता है जो भी है देख लीजिएगा। चलिए कह रहा है इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? देखिए यहाँ पे खुद दे रखा है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या? इति धन आदि। तो पूछा क्या रहा है कि कौन सी संधि है? यट स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यट स्वर संधि हो जाएगा। कहीं दिख रहा है? हाँ ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आप यहाँ पे खूब अच्छे से समझ लीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और एग्जाम में जब बैठो तो वहाँ पे धुआं धुआं करके आओ, तो बोलोगे इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का है। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या है? सत धन जन, सत धन जन, सज धन जन,
सद धन जन, सज्जन का संधि विच्छेद ना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा सत धन जन। अब ये रहा कि ये सज्जन में कौन सी संधि है, तो सज्जन में एक व्यंजन संधि, कैसी संधि है साथी, इसमें एक व्यंजन संधि है, एक व्यंजन संधि है। चलिए कि महोत्सव शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए, महोत्सव का सही संधि विच्छेद चुनिए। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, महोत्सव। देखिए 4 ऑप्शन है, आपको भाई एक ऑप्शन चूज करना है, वो भी राइट आंसर। मैं यही इतना जानती हूँ, बस आपको बताना है बस। बी 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 बी, हाँ बी बी यही करते रहोगे, जब वहां पे पहुंचोगे तो आपको बी बी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। सब बी 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 सही है, बी सही है। अब अगर तुम लोग को बी भी नहीं मिलेगी, अब ऑप्शन ए हो जाएगा पगला, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कैसी संधि है, ये गुण स्वर संधि है। कैसी संधि है, ये गुण स्वर संधि है। हाँ चलिए, बी बी पगला, इन लोग को बी बी चाहिए। पगला पहले कुछ कर तो लो कुछ, तब तो बी बी मिलेगी। निठल्ले कह रहे कि पावक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पौधन अक, पोधन अक, पाधन अक, पावधन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पौधन अक हो जाएगा, पौधन अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, ऑप्शन ए में है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अयादि संधि। क्या है, अयादि स्वर संधि है, अयादि स्वर संधि है, ठीक है। ये एक स्वर संधि का ही भेद है, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, 5। चलिए कह रहे कि सदैव शब्द में कौन सी स्वर संधि है, सदैव में कौन सी स्वर संधि है। हाँ कैसी, वृद्धि स्वर संधि, ओके ओके, हाँ ऐसी संधि है, ये वृद्धि स्वर संधि है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, सदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइएगा जरा साथी, बताइएगा जरा। चलो देखो, सदा धन एव क्या हो जाएगा, सदा धन एव हो जाएगा, सदैव, ठीक है। निय धन, निय धन प्लस धन की सही संधि क्या होगी, निर्धन, निधन, निश्चय, निहधन। देखिए ऑप्शन सी तो बिल्कुल, कहाँ निर्धन की बात, कहाँ निश्चय की बात हो रही है, तो सी तो बिल्कुल होगा नहीं, इसको साइड में रखो। बचा क्या, निहधन, ये भी तो होगा नहीं, डी भी नहीं होगा, निहधन। बचा क्या, ऑप्शन ए और बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्धन, निर्धन, ऑप्शन नंबर ए होगा साथी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्धन। ये कौन सी संधि है, ये कैसी संधि है, ये एक विसर्ग संधि। कैसी संधि है, ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। इतना हम लोग बंद किए थे फिर भी। चलिए कुछ इशू हो जाता है यार, लाइट की प्रॉब्लम चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रहा, आवाज़ें नहीं जा रही हैं। हेलो बताइएगा साथी, आवाज़ जा रही है। कुछ इशू हो जाता है यार, लाइट की प्रॉब्लम चल। चलिए तो आपके सामने प्रश्न नंबर 50 आ चुका है।
तो भी हम सब 50 प्रश्न कर चुके हैं, 50 और है। टारगेट ये था कि 100 प्रश्न आपको कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो जगन्नाथ का जो संधि विच्छेद किया जाएगा जगत धननाथ। ठीक है, चलिए कहते कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति अगर बात करें तो ये अव्ययीभाव समास होगा साथी। कैसा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम समास की बात करें, क्या समास कितने प्रकार के, 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। और समास का क्या हो जाएगा, विलोम। समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास। समास का विलोम क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि राजपूत का समास विग्रह क्या होगा। राजपूत का समास विग्रह क्या हो जाएगा। क्या राजा का पुत्र होगा, क्या राजा और पुत्र हो जाएगा, राजा जैसा पुत्र, या राजा का पुत्र, राज का पुत्र। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा साथी, राजा का पुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें कि ये कौन सा समास है ना, तो समास का विग्रह ये है राजा का पुत्र। तो अब हम बात ये करते हैं कि कौन सा समास है। तो ये एक तत्पुरुष समास है। कैसा समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कैसा समास है, ये बताइएगा साथी, कैसा समास है ये। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। देखिए अगर द्विगु समास यहाँ पे है तो द्विगु समास का देखिए जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह। क्या ये कैसा समास, ये द्विगु समास है। ठीक है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास में चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला ना, चिड़ी मार। अब हम बात करें यहाँ पे कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास क्या, नील गाय, नीली है गाय, जिसकी नील गाय क्या है, नील गाय। चलिए प्रश्न नंबर हम सब 54 की तरफ आ चुके हैं। 54 कह रहा है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास निहित है। कैसा समास निहित है। चलिए चलेगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास निहित है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास। तो जो चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह कैसा समास है ये एक द्विगु समास है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। माता पिता शब्द में कौन सा समास है। क्या ये एक द्वंद्व समास है या द्विगु समास है, कैसा समास है, द्वंद्व। हाँ देखिए द्वंद्व समास, देखिए जहाँ पे योजक चिन्ह लगा है ना, तो वहाँ पे माता और पिता, माता पिता योजक चिन्ह देखिए आपको, आप बोलिए वहाँ पे ये द्वंद्व समास हो जाएगा। आँख मूंद कर लगाइए, द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन उसके बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। रोटी ओटी, खाना वाना, ठीक है। ये जहाँ पे आप ये सब योजक चिन्ह दिखे, माता पिता, भाई बहन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ। देखिए ये कहीं कहीं आपको कर्मधारय समास में दिखेगा, बहुव्रीहि समास में दिखेगा। ठीक है,
यहाँ पे हम लेंगे कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए ही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा एक बार इसको। लंबोदर का सही समास विग्रह क्या है? लंबोदर लंबा है, उधर जिसका अर्थात गणेश, ठीक है। ऑप्शन ए होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द में किस समास का प्रधानता है? प्रतिदिन शब्द में किस समास की प्रधानता है? तो क्या हो जाएगा इसका? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? आप बस लेटे रहिए और इसे सुनते जाइए, आपके दिमाग में सब सेट होता जाएगा। आप अगर बिस्तर पर लेटे, एक बार अभी क्लास को देख लीजिए, फिर आप सोते समय एक बार सुनते रहिए, फिर उसके बाद आप सोइए और सुबह उठिए, फिर देखिए। अब सुबह फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, वही चीजें स्पीड में रिवीजन कर लीजिए। कह रहा है कि रसोई घर का समास विग्रह क्या होगा? क्या रसोई के लिए घर होगा? रसोई और घर होगा, रसोई का घर होगा या रसोई में घर होगा? तो इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। हम लोग कह रहा है कि त्रिभुवन शब्द किस समास का उदाहरण है? कैसा समास का उदाहरण है? द्विगु समास या द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। त्रिभुवन, त्रिभुवन कैसा समास हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा साथी। ऑप्शन ए कह रहा है कि अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा? अत्यधिक, तो यहाँ पे बात आई क्या? अति आई। अत्यधिक तो अति हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा साथी। क्या? ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। कि अपमान शब्द में उपसर्ग, देखिए कितना छोटा सा प्रश्न आपके सामने आया है। आप इससे क्यों डरते हो? क्या ये आपको डरा रहा है? आप इसको डराओ ना, आप करके दिखाओ ना कि मैं कर लूँगी, कर लूँगा। हाँ, ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम में तोड़ फोड़ कर निकलो वहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कि मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? मिठास, क्या आ रहा है लास्ट में? आस, मिठास। तो हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मिठास। कह रहे पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, लिखाई, वखाई, आई, क्या? पढ़ाई आई आ रहा, तो यहाँ पे आई क्या है? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। देखिए जो जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जो टॉपिक से, आपके सभी टॉपिक से प्रश्न लाया गया, ठीक है। शुद्ध वर्तनी पूछा, उज्ज्वल लिखा गया है, चार ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में उज्ज्वल सही है साथी? ये आपको बताना है, उज्ज्वल किस ऑप्शन में सही लिखा गया है। आपके एग्जाम में बार बार सवालें पूछी जाते हैं, तो उज्ज्वल जो लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर ए में सही है, ठीक है। आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, उज्ज्वल ऑप्शन ए में सही है। चलिए अब ये कह रहा है कि क्या सही वर्तनी वाला शब्द कौन? जैसे आप एग्जाम में उज्ज्वल, कवित्री, आशीर्वाद, ऐसे कई शब्द जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा साथी। यहाँ पे आई क्या? कवित्री आई है, तो कवित्री किस ऑप्शन में सही है? तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है। ऑप्शन ए में है, सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कवित्री कौन सा लिंग, क्या ये एक स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? नाम से तो पता चल रहा है जो कवित्री है वो एक स्त्रीलिंग है और जो कवि है वो पुल्लिंग है, ठीक है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद, देखिए मैंने भी बताया कि आशीर्वाद, कवित्री, उज्ज्वल ना, तो आशीर्वाद आ भी गए आपके सामने। ये सब आपके एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे,
तो आशीर्वाद किस ऑप्शन में सही है? तो जो आशीर्वाद लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर ए में है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए सही हो जाएगा। कह रहा मेरे को जाना है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मेरे को जाना है, क्या मुझे जाना है, मैंने जाना है, या मुझको जाना है, मेरे को जाना पड़ेगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुझे जाना है। क्या हो जाएगा साथी? मुझे जाना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कह रहा कि परीक्षा की शुद्ध वर्तनी क्या है? परीक्षा की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो क्या हो जाएगा आपका? परीक्षा। आपको दिख रहा है यहाँ पे किस ऑप्शन में परीक्षा सही लिखा गया है? कहीं दिख रहा है आपको कहीं दिख रहा है परीक्षा किस ऑप्शन में सही लिखा गया है? देखिए डी तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे लिखा क्या? परीक्षा। डी होगा नहीं, सी भी नहीं होगा, परीक्षा ये वाला अच्छा है। अब क्योंकि बोलने में और देखने में तो समझ में आ रहा है ना कि परीक्षा और शिक्षा कौन सा होता है। हाँ देखिए सी भी नहीं होगा और बच्चा क्या? बी और ए और बी बचा है। तो इसमें आप ये देखिए कि मात्रा कौन सी है, किसमें छोटी की मात्रा है, किसमें बड़ी की मात्रा है। ठीक है, जहाँ पे आपको बड़ी की मात्रा देखिए वो परीक्षा सही है। हाँ ये रहा बड़ी की मात्रा, इसमें देखा आपको परीक्षा, तो ये आपका सही है। देखिए यहाँ पे आया कि कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? अभी मैंने बताया था कि कावित्री कैसा सही लिखा जाता है, कावित्री कौन सा सही है, और कावित्री एक कैसा लिंग है मैंने बताया था अभी। तो कावित्री एक स्त्रीलिंग शब्द है, कवि जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है ना। तो यहाँ भी वही प्रश्न आया है। कह रहा है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो कवित्री ही होगा, कवित्री। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए बी यहाँ पे दोनों सही हैं। ठीक है, मिस्टेक हो गया होगा। कह रहा है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चिड़िया। तो चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा? चिड़िया। क्या हो जाएगा? चिड़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करें कि हिंदी में जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। और जो संस्कृत में वचन होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, बहुवचन और क्या? द्विवचन होते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर हम सब 73 की तरफ आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 73 में क्या कह रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ते गिरते, क्या ये अपदान कारक है? कलर कारक है, कर्म कारक है, संबंध कारक है? देखिए जहाँ पे अपदान कारक ना, अपदान में जैसे अलगाव ना, अलग हो रहा है ना, पेड़ से पत्ते गिरे, वो तो अलग हो गए, पेड़ से पत्ते नीचे गिर गया तो अलग हुआ ना। तुलना, समानता जहाँ पे है ये सब क्या हो जाएगा? अपदान कारक हो जाएगा। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा अपदान कारक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, इसमें से किस कारक का चिन्ह है? राम ने रावण को मारा तो कैसा है? कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कर्ता कारक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथी। ठीक है, वह कल दिल्ली जाएगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपसे काल पूछ रहा है। वह कल दिल्ली जाएगा, ये कैसा काल है? ये कैसा है? एक सामान्य भविष्य काल है। क्या हो जाएगा साथी? एक सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा कि मुझसे चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य या कोई नहीं? कह रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, क्या है इसमें? एक भाववाच्य, मुझसे अब चला नहीं जाता, मुझसे अब गाया नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? भाव आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथी। क्या? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, कह रहा है कि गंगा शब्द
संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है गंगा शब्द संज्ञा के? क्या एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या एक जातिवाचक है, या भाववाचक है, द्रव्यवाचक है? कैसा है? देखिए गंगा आ रहा है ना, तो गंगा क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा है? एक ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं आपको पता होगा। आवाज को क्या हुआ? ठीक है मुन्ना, आवाज चलिए। तो सर्वनाम कुल कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप एक ट्रिक देखिए, अपना और सपना। अपना सपना में कितने शब्द हैं आप इनसे याद कर लीजिए, ठीक है। और देखिए ये सर्वनाम में कितने शब्द हैं? 6 है ना, 2 1 2 3 4 5, एक ऊपर जो ये है 6। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। बड़ा घर, सुंदर लड़का, 7 आदमी में विशेष कौन कौन से हैं? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? घर, लड़का और क्या आदमी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। हंसना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? हंसना किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? कैसा है? ये अकर्मक क्रिया है, बिल्कुल अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। यानी कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव तो रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रति हो जाएगा। और हास्य का हास हो जाएगा, ठीक है। कह रहे कि हास्य का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो हास्य का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। उत्साह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कनक कनक ते सगुनी मादकत्व अधिकार में कौन सा अलंकार है? कितना बेहतरीन प्रश्न आया है, कितना मस्त सवाल है। आइए प्रश्न आपके सामने कि कनक कनक ते सगुनी, यानी जहाँ पे आपको शब्द अगर एक ही दिख जाए, 2 बार वो चीजें दिखे बट उसका अर्थ अलग अलग होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? वहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कनक कनक 2 बार आया है, तो यहाँ पे एक कनक का अर्थ सोना हो जाएगा, दूसरा कनक का अर्थ यहाँ पे धतूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कहते कि चरण कमल बंदो हरे राई में कौन सा अलंकार है? तो ये तो पता चल रहा है कि कैसा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कैसा है ये रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरे राई की करूँ तुंगी गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो शून्य गूंगे पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए में है। तो ऑप्शन नंबर हम ए को सही करते हैं। चलिए, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में कौन सा अलंकार है? कैसा अलंकार है? देखिए जहाँ पे देखिए बाबा रा चा बाबा ना, चारों चंद की चंचल फिर किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ पे जहाँ पे चीजें आपको चा बार बार दिख जाए तो मतलब वो क्या हो जाएगा? वहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कैसा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? कैसा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए पीपर पात सरिस मन डोला,
किसके मन डोल रहा है, उसके प्रति, किसके, एक पीपल के पत्ते के प्रति। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए प्रथम और तृतीय में ना, तो दोहा के जो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है कि दोहा पूछ रहा है, दोहा के प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती है, तो इसी के आधार पर सोरठा जो होता है, सोरठा प्रथम और तृतीय के चरण में वो 11 वहां पे मात्राएं, जस्ट इसका उल्टा होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो चौपाई की जो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी, 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा। सोरठा छंद किसका उल्टा है, मैंने अभी बताया कि ये दोहा का है। जो सोरठा छंद किसका उल्टा है, दोहा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि गोदान और गबन के रचयिता कौन है, तो इनके रचयिता कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है जी, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बस साथी प्रश्न को हम सब पूरा करने की तरफ आ चुके हैं, तो हम सब चलेंगे अपने अपने घर, अपने अपने काम पे अपना अपना काम करेंगे। जिसका जो भी काम है वो अपना काम निपटाएगा। ठीक है, काम निपटाने के बाद फिर से पढ़ाई करना है। हिंदी का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को, या रामचरितमानस को, या पद्मावत को, शूरशारद। तो हिंदी का प्रथम प्रामाणिक महाकाव्य किसे माना गया, पृथ्वीराज रासो को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। कह रहे कि रामचरितमानस किस भाषा में रचित महाकाव्य है, अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साथी, रामचरितमानस किस भाषा में रचित महाकाव्य है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अवधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुनिएगा, जो इनके मतलब वो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ये महाकाव्य, किसके द्वारा ये रचित है महाकाव्य, गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसकी रचना कब हुई थी, 16वीं शताब्दी वर्ष 1574 में की गई थी। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह, एग्जाम में ये सब सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कबीरदास जी। ठीक है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ग काल कहा जाता है, भक्ति काल को, आदिकाल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो मुझे लगा जहाँ तक ये हो जाएगा तो ये भक्ति काल होगा साथी। ठीक है, 100% राइट, भक्ति काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए, कह रहे कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, केशवदास, घनानंद को, या भूषण को, या बिहारी जी को। तो कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आचार्य केशवदास जी को, आचार्य केशवदास जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, देखिएगा प्रश्न को, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा साथी। ऑप्शन नंबर ए। उर्वशी काव्य कृति के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसे मिला था, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी को, अज्ञेय महादेवी वर्मा जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। किसको मिला था, किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी। ये क्या है, राष्ट्रीय कवि भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ये एक राष्ट्रीय कवि हैं। इन्हें 1975 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए एपिजा में ये भी प्रश्न उठ सकता है कि रामधारी सिद्ध दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कब मिला? वर्ष 1972 में मिला। कब मिला? 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। कहता है कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को, गोदान, चंद्रकांता, तीतर। तो किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। किसने लिखा था ये परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, किसने लिखा था? सुनिएगा, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। किसने लिखा था? लाला श्रीनिवास दास ने लिखा था। ठीक है। चलिए, तो साथी ये रहा आपका प्रश्न 100। मैंने 100 का टारगेट बनाया था, मैंने 100 पूरा कर लिया। तो इसी तरह आपके रोज ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, 100 के 100 प्रश्न आपके सामने आएगा। तो आपको बस बताना है कि 100 के 100 आपका कितना प्रश्न सही हुआ, आपको स्कोर बताना है। आप इसका कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम ये मेरा इतना सही रहा, मेरा इतना गलत। देखिए राजू का आंसर आ रहा 100 का ए। मैक्सिमम ज़्यादातर ने राजू आंसर दिया है, बाकी जो कुलदीप, धीरज, पूजा, जैस्मिन, जो नाम जैसे भी है, आप ये मुझे नहीं पता कि आप आईडी बनाए हुए हैं आपके रियल नाम है। ठीक है। जो भी है बस आपने पढ़ा, आपने आंसर दिया, आपने लास्ट तक बना रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। तैयार रहिएगा फिर से पूरा सवाल करने के लिए। जय हिंद। Money